हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। एमपी पीसीएस जेके 2013 के क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू होम द प्रेसिडेंट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं। और अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू इन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि लास्ट एक पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है ये। तो अंडर आर्टिकल 56 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सौंपते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 आता है। ठीक है, ये याद कर लेना आकि दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो। फिर आता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग। तो पहले जो यहाँ से सामने हमारे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इनमें से क्या है जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर में नहीं आता। अब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 में आता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती। तो शुरुआत करते हैं पहले से। लिखा है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पसेस। तो रिलीजियस पर्पसेस के लिए हम मैनेज भी करना और मेंटेन भी करना, इस्टेब्लिश भी करना, ऐसा है। टू ओन एंड एक्वायर इमूवल प्रॉपर्टी, बिल्कुल उनके मैनेजमेंट के लिए अगर इमूवल प्रॉपर्टी को ओन करना है और मैनेज करना है तो वो भी इसके अंदर परमिटेड है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, अपने रिलीजन के रिलेटेड जो मैटर होंगे वो सोल्व करने, ओन अफेयर्स। फिर है टू कंस्ट्रक्ट ए रिलीजियस प्लेस ऑन गवर्नमेंट लैंड। तो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर रिलीजियस प्लेस को बनाना वो जो है वो परमिटेड नहीं है। तो उसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 जो इंक्लूड नहीं होता। कैन फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी वेव्ड बाय अ पर्सन। तो बताइए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को वेव किया जा सकता है। और ये मैं इस चीज़ के बारे में वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो एक केस आया था बसेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। तो वहाँ पे कहा था कि किसी भी सिटीजन को ये नहीं है राइट कि वो जैसे पार्ट 3 के अंदर जो भी राइट मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उनको वो वेव कर सके। ये उसके बेनिफिट के लिए है, मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। तो फंडामेंटल राइट्स कभी भी वेव नहीं हो सकते हैं। केस याद कर लेना, बसेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स। नेक्स्ट पे चलिए। 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ सम स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। अब देखो वही से बात कर रही हूँ, पहले भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, हमने किया है ये जो है पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो 6th शेड्यूल के अंदर जिन जिन स्टेट्स को जो है किया गया है इस मतलब जो जिनके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं, जिनके ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनमें से कौन सा स्टेट नहीं है। तो हमने पहले भी कहा था कि उसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को बताया गया है। तो मणिपुर उसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं किया गया। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 स्टेट हैं। फिर आता है प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स वैलिड इन द स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड। तो 356 के और ये सब मैंने आपको पहले से सब बता दिए हैं, प्रोविजन से सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जब बना है तो एक जो अभी भी रूल बनता है अंडर आर्टिकल 356, तो वो किसी भी स्टेट में मैक्सिमम पीरियड के लिए, कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए वैलिड रह सकता है? 6 मंथ्स के लिए रह सकता है अंडर आर्टिकल 356। which can be issued when appointment is contrary to authority provisions या फिर statutory provision। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो अगर कोई ऑफिस ले लेता है ज़बरदस्ती तो फिर क्या होता है, उससे पूछा जाता है कि बताओ भाई आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्यों वारंट हो, आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, पूछती है कोर्ट कि क्या आपको किसने दिया है ये अधिकार। when appointment is contrary to the statutory provisions। अंडर सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1888 प्रोवाइड्स दैट। सेक्शन 9 के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है? सेक्शन 9 क्या कहता है? ट्रांसफ़र कैन ओनली बी डन थ्रू ए ट्रांसफ़र डीड, ट्रांसफ़र कैन बी ऑरल ऑल्सो, ट्रांसफ़र कैन ओनली बी डन थ्रू ए रजिस्टर्ड डीड, या ऑल आर ट्रू। देखिए, व्हेन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग देन सच ट्रांसफ़र में बी मेड बाय ऑरल एग्रीमेंट। जहाँ पर ये नहीं होगी, राइटिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ऑरल बन सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, in respect of transfer property under transfer property act which of the following statement is not true।
यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के अंदर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की। ट्रांसफ़र कैन बी डन इमीडिएटली और इन फ्यूचर, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कैन बी डन टू वन और मोर लिविंग पर्सन, वन कैन नॉट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू वन सेल्स, या नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। एक पर्सन अपने आप की प्रॉपर्टी खुद को, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि भाई मैं अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सेक्शन 5 में ऐसा लिखा हुआ है टीपी में, ठीक है। विच विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ नहीं आती है, तो हमारा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखो, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास, ओनली स्टैंडिंग टिम्बर हाउस एंड क्रॉप्स, ओनली स्टैंडिंग टिम्बर क्रॉप्स एंड ग्रास। ये पूछ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता, या ओनली ग्रास। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, इसके अंदर ओनली स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये चीज़ का है। ये हाउस जैसी कोई बात नहीं, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ओनली स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास नहीं है, उसके अंदर क्रॉप्स भी है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी है। तो केवल ग्रास नहीं है, क्रॉप्स भी है, स्टैंडिंग टिम्बर भी है और ग्रास भी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन सही है। अंडर सेक्शन 104 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ऑन होम द पावर ऑफ मेकिंग रूल्स इज कन्फर्ड। तो 104 के अंदर किसके पास पावर है कि वो रूल जो है बना सकते हैं, तो ये पावर 104 के अंदर दी गई है हाई कोर्ट का। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है। हाई कोर्ट को दी गई है पावर रूल बनाने की। फिर सेक्शन 44 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसके, सेक्शन 44 किससे डील करता है, ट्रांसफर बाय 2 को ओनर्स, ट्रांसफर बाय 1 को ओनर, ट्रांसफर बाय 3 को ओनर्स, ट्रांसफर बाय ऑल को ओनर्स। तो सेक्शन 44 में बात की गई है ट्रांसफर बाय 1 को ओनर की। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी द कोर्ट कैन एनलार्ज द टाइम नॉट एक्सीडिंग इन टोटल। तो सेक्शन 48 जो है वहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता या कोई कोर्ट ग्रांट नहीं करती है कोई काम करने के लिए कोई टाइम फिक्स, तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो एनलार्ज कर सकें टाइम पीरियड। लेकिन वो कितना टाइम पीरियड तक एनलार्ज कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं 30 डेज तक, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन हो गया 4। फिर आता है वेयर ए कैविएट। देखो कैविएट का हमने पढ़ा है कि और जो कौन सा सेक्शन 148 होता है। अंडर सेक्शन 148A व्हाट इज़ द पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विच सच कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स। तो कैविएट का जो टाइम पीरियड है वो कितने दिन तक रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 डेज़ का, ये इसके अंदर जो दिन है वो 90 डेज़ है। वट इज़ द पीरियड आफ्टर एक्सपायरी विच कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स। 90 डेज़ के बाद कैविएट जो होगी फोर्स में नहीं रहती है। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट द प्लेंट। तो किन केसेस में प्लेंट को रिजेक्ट नहीं करा जा सकता। देखो बहुत बार ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप ना ये प्लेंट को रिजेक्ट करने वाली जहाँ पे बात है इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना कि प्लेंट को रिजेक्ट होने वाली बात कहाँ कही गई है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन देखो, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so, where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law, where the plaint is insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so, where the plaint discloses a cause of action। तो जब plaint एक cause of action बताती है तब जो है वो रिजेक्ट होगी, या वेयर द प्लेंट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है और प्लेंटिव ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर विद इन टाइम, स्टैम्प पेपर नहीं लेके आता। तो इसके बाद आता है वेयर द स्टेटमेंट अपेयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय लॉ, किसी बार से मतलब बार हो जाता है। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड और प्लेंटिव जो होता है बीइंग रिक्वायर्ड बाय कोर्ट टू करेक्ट वैल्यूशन द कोर्ट फेल्स, वो कर नहीं पाता तो रिजेक्ट नहीं हो सकती। इसमें देखो लिखा हुआ है कैन नॉट रिजेक्ट द प्लेंट, तो रिजेक्ट नहीं हो, कब नहीं हो सकती प्लेंट, तो रिजेक्ट नहीं तब नहीं हो सकती जब डिस्क्लोजेस कोज ऑफ एक्शन, जब कोज ऑफ एक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर पता चल रहा है तो रिजेक्ट नहीं होगी, वो एक्सेप्ट होगी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें स्टैम्प नहीं हो, ठीक है, बार बाय लो हो या फिर अंडर वैल्यू हो और कहने के बाद नहीं सुधार रहा, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ए डिक्री। तो डिक्री के जो बात है वो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टी विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट। सारी चीज़ें पता चल जाती हैं डिक्री से। डिक्री कैन बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल,
ठीक है। फिर दिस वुड नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। तो इसके अंदर वो एडजुडिकेशन नहीं आता जिसमें अपील फ्रॉम एन ऑर्डर हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम, सभी करेक्ट हैं। अंडर CPC डिफेंडेंट कैन आस्क फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ इफ। तो ये कह रहे हैं कि डिफेंडेंट जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए जा सकता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। कब जा सकता है? यहाँ देखो डिफेंडेंट की बात हो रही है, प्लेंटिफ की बात नहीं। तो डिफेंडेंट टेम्परेरी इंजंक्शन कब मान सकेगा? पहले तो ऑर्डर इसका रट लो। ऑर्डर 39 है इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन की। तो टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए कब जा सकता है? तो इसका ऑर्डर 39 का रूल 1 का सब रूल 1 क्या कहता है? ये कहता है कि डिफेंडेंट टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए जा सकते हैं अगेंस्ट प्लेंटिफ के। अब ये देखो क्या है, देयर अपीयर्स टू बी ए डेंजर दैट प्लेंटिफ वुड वेस्ट और एलिनेट द सूट प्रॉपर्टी। देखो ये ऑप्शन ठीक है। अब बाकी आगे देख लेते हैं। द प्लेंटिफ थ्रेटन्स टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद वे टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर। तो वो मतलब कहता है कि डिफ्रॉड करूंगा मैं। प्लेंटिफ थ्रेटन्स द डिफेंडेड टू डिस्पोजेस हिम फ्रॉम सूट प्रॉपर्टी। कहता है मैं सूट प्रॉपर्टी से जो है मैं आपको वो कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। अब इसमें अब यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन तो ये हैं कि जब प्लेंटिव टेम्परेरी इंजंक्शन डिफेंडेंट के लिए जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन है ये वो है जब डिफेंडेंट प्लेंटिव के अगेंस्ट जा सकता है। तो डिफेंडेंट प्लेंटिव के अगेंस्ट कब जा सकता है? जब उसे लगे वेस्ट करने लगा है या एलिनेट करेगा सूट प्रॉपर्टी को। लेकिन दोनों ही केसेस जहाँ पर प्लेंटिव जो है धमकी दे रहा है, तो प्लेंटिव की धमकी नहीं है, डिफेंडेंट की धमकी। प्लेंटिव के कब जा सकता है टेम्परेरी इंजंक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट? तो विद द व्यू कि वो क्रेडिटर डिफ्रॉड करेंगे, थ्रेटन्स द डिफेंडेंट टू डिस्पोजेस हिम फ्रॉम सूट प्रॉपर्टी। तो ये दोनों ऑप्शन तो जो है, ये दोनों ऑप्शन वो डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं। तो जो डिफेंडेंट जा सकता है वो अंडर जो है ऑप्शन अंडर रूल 1 क्लोज ए के अंडर जा सकता है, क्लोज बी और सी के अंदर प्लेंटिव टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए जा सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। फिर आ जाओ अंडर सिविल प्रोसीजर कोड व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज डिसमिस। तो रिव्यू की एप्लीकेशन कब डिसमिस हो सकती है? अंडर CPC व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज डिसमिस। तो मेरे से आज किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि CPC में रिव्यू हो सकता है, तो भाई आंसर मिल गया आपको, रिव्यू हो सकता है। ठीक है। तो रिव्यू जो है कब, रिव्यू का जो एप्लीकेशन है वो कब डिसमिस हो सकता है? तो रिव्यू का जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस होगा, अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर। तो कह रहे हैं कि रिव्यू का जब एप्लीकेशन फॉर रिव्यू डिसमिस हो जाता है तो फिर क्या हो सकता है? जब डिसमिस हो जाए तो फिर उसके बाद क्या होगी? रिव्यू की अगर एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो क्या होती है? अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, नो अपील लाइज, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, नन ऑफ देम। तो इसमें क्या होगा कि कोई अपील नहीं लाई होगी। जब रिव्यू के लिए डिसमिस हो जाती है एप्लीकेशन तो कोई अपील नहीं होती है। कि कह रहे हैं कि एक ऑर्डर जो ग्रांट किया जाता है कि एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज अपीलेबल, बट व्हेन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन इज नॉट अपीलेबल। अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट के थ्रू मतलब रिव्यू के लिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ऑर्डर 47 रूल 7 के अंदर वहाँ पर उसको जो है अपील के लिए अपील के लिए वो नहीं जा सकता। फिर एन ऑर्डर पास विदाउट जुरिस्डिक्शन अटेन्स फाइनलिटी इन फेवर ऑफ सम पार्टीज वेदर प्रिंसिपल ऑफ रेज जुडिकेटा अंडर CPC वुड अप्लाई टू सच एन ऑर्डर बिटवीन सेम पार्टीज। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि जब एक ऑर्डर पास किया जाता है विदाउट जुरिस्डिक्शन, मतलब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन नहीं था, फाइनलिटी हो जाती है कुछ पार्टीज़ के बीच में। अब रेज जुडिकेटा का प्रिंसिपल CPC के अंदर क्या कह रहे हैं कि उस ऑर्डर पे आएगा सेम पार्टीज़ में जब जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो आएगा रेज जुडिकेटा का प्रिंसिपल या फिर नहीं? ये सब इसका सिंपल सी बात है, नो इसका आंसर है, कहीं नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिसीजन आना चाहिए तभी रेज जुडिकेटा का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो होता है। नेक्स्ट पे चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहे हैं टू ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 क्या किस लिए होता है? अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 जो है ओरल एग्जामिनेशन क्या होता है? इसलिए होता है कि उन्हें एलुसिडेट करना है मैटर को कंट्रोवर्सी इन सूट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया कि एलुसिडेट करने के लिए कंट्रोवर्सी इन द सूट के मैटर को जो है ओरल एग्जामिनेशन होता है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ जाओ। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से पढ़ना, इसमें सब प्रॉब्लम होंगी। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? बाय रिटन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ए प्रोमिसेस टू गिव 5000 रुपीज़ टू बी फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नेचुरल लव और अफेक्शन से वो उसे 5000 रुपये गिफ्ट के तौर पे प्रॉमिस करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं बाय एन ओरल एग्रीमेंट
बी अग्रीज टू पे टाइम बार डेट ऑफ ए, तो टाइम बार डेट है उसको ओरल एग्रीमेंट के थ्रू कह देता है कि मैं पे करूँगा। ए वेंट ऑन पिलग्रिमेज, बी पेड हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ए अग्रीज टू पे बैक द अमाउंट पेड बाय बी टू हिम, तो तीर्थ पे गया था वापस आके दूंगा ऐसा बोला, अग्री कर दिया। ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंस एंड बी प्रोमिसेस टू पे एज एक्सपेंसेस इन सो डूइंग, तो कह रहे हैं कि इनमें से जब हमने बात करी है तो ये कह रहे हैं कि जब हम बाद में से बात करी, कह रहे हैं क्या कि इस कॉन्ट्रैक्ट कोई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो जब हमने सेक्शन 25 पढ़ना है किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें कहा है कि एक एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा वॉइड है, लेकिन 3 एक्सेप्शंस हैं। क्या, उनमें से एक एक्सेप्शन है टाइम बार डेट, सच टाइम बार डेट शैल बी प्रोमिस टू पे इन राइटिंग, तो ये जो होता है वो टाइम बार डेट जो है वो पे किया जा सकता है। लेकिन जिसमें बोल रहे हैं कि जैसे टाइम बार डेट की मैं ऑप्शन में बात करी कि टाइम बार डेट तो हो सकता है भाई, जब कंसिडरेशन नहीं है तो टाइम बार डेट किसी को जो है दिया जा सकता है। टाइम बार डेट क्या होता है, टाइम बार डेट का मतलब होता है कि एक उधार था, उस उधार ने अगर किस टाइम पीरियड तक नहीं चुकाया तो व्यक्ति उसके पास सूट करने का राइट नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसको अगर किसी और तरीके से मिल सकता है, मतलब व्यक्ति कह देता है कि ठीक है भाई मैंने दिए थे, अब भाई टाइम निकल गया, कोई नहीं, लिमिटेशन चली गई, कोई नहीं, मैं फिर भी आपको चुका रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम बार डेट को अगर चुकाने का जो कह रहे हैं कि आपने चुकाना है तो वो एक्सेप्शन के तौर पे कार्य करता है, मतलब कंसिडरेशन नहीं है तभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब ये अग्रीमेंट तो बन सकता है, लेकिन वो जब भी बनेगा रिटन होना चाहिए। और यहाँ पर ओरल है तो ओरल वाली बात यहाँ पर फिक्स नहीं बैठती, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर रहता है ए कंसाइन्स गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन, A consigns goods to B for sale and gives him instruction not to sell under a fixed price. C, being ignorant of instruction given to B, enters into a contract with B to buy the goods at a price lower than the reserve price. अब इसमें देखो ये एक इलस्ट्रेशन भी है, मतलब ये ना ये चीज़ एक इलस्ट्रेशन के तौर पे भी काम किया गया है। कह रहे ए ने कंसाइन किया गुड को कि वो बी का सेल गुड्स की बी को सेल करने की, और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वो मतलब एक फिक्स्ड प्राइस से कम ना बेचे। अब सी को ये बात पता नहीं थी इंस्ट्रक्शन की जो बी को दिए गए हैं, वो एंटर कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ में गुड्स को उस प्राइस से कम पे खरीदने की जो कि ए ने रिजर्व करी है। अब बताओ, ए इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ए हैज़ राइट टू ओनर द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर ए। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि ए जो होगा वो बाउंड होगा कॉन्ट्रैक्ट से। वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होगा कि या फिर इसका ऑप्शन होगा कि ए हैज़ अ राइट टू ओनर द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो इसका जो ऑप्शन है, सही उत्तर सोचिएगा, इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन यही है, ए इज़ बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ए इस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है क्योंकि उसका वो एजेंट है और उसने एजेंट ने काम किया, भले ही थर्ड पर्सन ने काम किया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया था, प्रिंसिपल बाउंड होगा उसके एक्ट से, जो कि जिसकी वजह से उसने थर्ड पार्टी से जो भी कुछ वर्ड्स या कंडक्ट के कह दिया कि भाई आप ये काम करो, तो वो इसके जो ए होगा वो जो है बाइंड होगा। फिर आता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर इज, तो ऐसे टेंडर का जो है पब्लिकेशन करना, नोटिस जो कि जिससे कि नोटिस को पब्लिश करना टेंडर इनवाइट करते हुए, तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा नोटिस इनवाइटिंग प्रपोजल। ये प्रपोजल नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, नोटिस इनवाइटिंग प्रपोजल है ये। फिर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बैटिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बैटिंग क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बैटिंग जो होते हैं वो मतलब शर्त लगाने के वो वॉइड होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, वॉइड, अगेंस्ट लो वाली बात नहीं है, वॉइड आते हैं। फिर आइए प्रोवाइजो टू सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रिलेट्स टू, तो जो सेक्शन 34 है वो किससे रिलेटेड है, डिक्लेरेटरी सूट से रिलेटेड है, तो प्रोवाइजो इज रिलेटेड टू डिक्लेरेटरी सूट्स, ये ध्यान रखना। अंडर सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ए टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, तो टेम्परेरी इंजंक्शन कब दिया जा सकता है, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज, बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द प्लेंटिव्स एविडेंस, बिफोर द कंक्लूजन ऑफ डिफेंडेंट एविडेंस, एट एनी स्टेज। कब दिया जाता है इश्यू सेटलमेंट होने के, कंक्लूजन प्लेंटिव अपने एविडेंस दे दे तब, या डिफेंडेंट एविडेंस दे दे तब, या फिर किसी स्टेज पे, तो उसका उत्तर होता है फोर्थ, किसी भी स्टेज पे टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट किया जा सकता है, और इसका सेक्शन है 37, ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है हमारे सामने। आगे देखो, ए इज माइनर हु possess himself as major, who poses himself as major and executes a mortgage before B for rupees
10,000. B files a suit for recovery of loan. A takes a defense that he was not competent to contract when he took loan. In such a situation, which of the following statement is correct? कह रहे हैं कि एक माइनर है, वो कहता है मैं मेजर हूँ और एक एग्जीक्यूट कर देता है मॉर्गेज बॉय के साथ सामने 10,000 रुपये की. बी फाइल करता है सूट रिकवरी ऑफ लोन की. ए कहता है कि भाई वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जब उसने लोन लिया था. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अब आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा? क्या वो वापस करेगा पैसे या फिर नहीं करेगा? तो पहला ऑप्शन देखो, कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड हेंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए. ठीक है, अब कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिसाइंड, नो वन इज कैन बी अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन फ्रॉड. Contract is void but minor may be ordered to pay rupees 10,000 back. Contract is void but minor cannot be ordered to pay rupees 10,000 back. तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ये, कॉन्ट्रैक्ट इज void but minor may be ordered to pay 10,000 rupees back. नेक्स्ट आ जाओ, when due to fraud played by the parties a contract in writing does not express its real contention then appropriate remedy would be. अगर फ्रॉड की वजह से पार्टीज के पीछे फ्रॉड हुआ उसकी वजह से रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो था रिटन में उसी से एक्सप्रेस नहीं होता कि रियल इंटेंशन क्या है. तो अप्रोप्रिएट रेमेडी इस केस में क्या होगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या परपेचुअल इंजंक्शन. तो इस केस में होगा जो इंस्ट्रूमेंट है पता नहीं चल रहा कि इंटेंशन क्या है तो उसको रेक्टिफाई कर दो भाई. सेक्शन 26 कहता है रेक्टिफाई कर दो. ठीक है, रेक्टिफाई कर दो इंस्ट्रूमेंट को, करेक्ट कर दो. फिर आता है लिमिटेशन एक्ट. अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज अप्लाई इन केस ऑफ. अब ये देखो मैंने सेक्शन 6 आपको बार बार एक एक चीज़ बोल के उसमें समझाई थी. तो माइनर रहता है इसमें व्यक्ति, जब भी इनसेन होता है और इडियट होता है उस केस में सेक्शन 6 की लीगल डिसेबिलिटी जो होती है वो एप्लीकेबल होती है. तो यहाँ पर माइनर बैठता है, इलनेस और पॉवर्टी नहीं. तो ऑप्शन हो गया इसका 3. ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन 29. एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द स्केड्यूल. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर कभी कहीं पर भी ये नहीं पता कि इसकी लिमिटेशन कितनी है तो वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है उसका 3 साल होता है. ये आपको मैंने पहले बताया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लेना. जहाँ नहीं पता हो कि लिमिटेशन कितना है, लिमिटेशन एक्ट में स्केड्यूल में हमें नहीं पता चल रहा है तो हमें आर्टिकल 137 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 3 साल होगा लिमिटेशन पीरियड. Under Limitation Act, the period of limitation for any suit or application shall be deemed to be extended for a maximum period of. तो कह रहे हैं कि किसी सूट या एप्लीकेशन के लिए जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो कब तक माना जाएगा? फ्रॉम द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय डिसेबिलिटी. मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके भीतर कितने टाइम पीरियड के लिए माना जाएगा? ये भी बहुत आराम से समझाया था मैंने आपको. 3 साल होता है. सेक्शन 8 में बताया गया है जब भी जो एक व्यक्ति को मतलब एक कोई सूट या एप्लीकेशन की जब बात हो रही है तो एक्सटेंडेड हो जाएगा मैक्सिमम पीरियड 3 साल का जब उस व्यक्ति की डेथ होती है जिसको कोई डिसेबिलिटी हुई थी. ठीक है, मैक्सिमम 3 ईयर्स. फिर 31 पे आ जाओ. अंडर सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट व्हेन द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड एज अगेंस्ट द न्यूली इम्प्लीडेड डिफेंडेंट. तो अगर एक न्यूली इम्प्लीडेड डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ है तो कह रहे हैं कि कब लगेगा कि वो इंस्टीट्यूट हो गया है? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू इम्प्लीड हिम एज डिफेंडेंट, द डेट ऑन विच ही वाज इम्प्लीडेड. जिस डेट पे वो इम्प्लीड किया गया, जिस दिन पे एप्लीकेशन या जिस डेट पे सूट फाइल हुआ. तो इसका सही ऑप्शन है जिस डेट पर वो इम्प्लीड हुआ उस दिन. एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पे आओ. वेयर डिक्रीज पास्ड अगेंस्ट ए टेनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज ई. बताया ना, इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार आता है ये. द लैंडलॉर्ड वुड गेट पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसिस आफ्टर. अब फटाफट से बताओ, अगर रोज क्लास सॉल्व करो तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 2 months. ठीक है, बिल्कुल रट लेना इस चीज़ को. 2 months इसका राइट ऑप्शन है. टू हुम अपील लाइज against an order passed by rent controlling authority under section 23A of MP accommodation act. तो अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट के पास. देखने ज़रा 23A क्या कहता है, ज़रूर देख लेना. हाई कोर्ट के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी, कलेक्टर के पास, ये कोई अपील नहीं जाती. तो 23A के अकॉर्डिंग कोई अपील नहीं जाती है. ये आता है ऑप्शन नंबर 4. Under MP Accommodation Control Act, landlord can institute a suit for eviction against tenant for accommodation let for non-residential purpose if it required bona fide by the lord. तो landlord, सॉरी. तो ये कह रहे हैं कि
लैंडलॉर्ड जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट टेनेंट के अगेंस्ट अकोमोडेशन, अगर जो अकोमोडेशन है वो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, अगर बोनाफाइडली रिक्वायर होती है लैंडलॉर्ड को किस चीज़ के लिए, होटल बिजनेस के लिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑर्फनेज के लिए, या किसी भी जो ऊपर मेंशन किए गए ग्राउंड है इनमें से कोई से भी। तो इसमें फॉर होटल बिजनेस, तो इसमें जो है सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 का क्लोज एफ है, ठीक है। स्टार्टिंग बिजनेस का है ये, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करे तो इसमें ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, होटल बिजनेस की, तो इसका ऑप्शन हो गया 1। अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट द ग्राउंड फॉर इविक्शन दैट द टेनेंट हैज बिल्ड अकोमोडेशन सूटेबल फॉर इस पर्पस इज अवेलेबल ओनली वेयर द पर्पस ऑफ लेटिंग। तो कह रहे हैं कि जब टेनेंट ने अकोमोडेशन जो सूटेबल पर्पस मतलब बना लिया है, किस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, नॉन रेजिडेंशियल के लिए, कंपोजाइट के लिए, या इमोरल के, तो इमोरल तो हो ही नहीं सकता, और अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है तो रेजिडेंशियल के लिए। तो इविक्शन का ग्राउंड क्या बनेगा, जब उसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कर लिया। अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 द फिक्सिंग ऑफ प्रोविजनल रेंट इज नेसेसरी वेयर द डिस्प्यूट रिलेट टू। तो भाई प्रोविजनल रेंट जो है वो पे करने कब जरूरी होते हैं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब अमाउंट ऑफ रेंट जो होती है वो से जब कह रहे हैं कि रेंट की नेसेसरी है, जब डिस्प्यूट अमाउंट ऑफ रेंट से रिलेटेड है तो फिक्स होने जो है वो ज़रूरी है, रेंट जो पेएबल बाय टेनेंट है वो फिक्स होना ज़रूरी है। ए रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ डैश इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड एज डिफाइंड। तो भाई देखो क्या लिखा है, रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ कौन 23J के अंदर कौन से रिटायर्ड सर्वेंट कहाँ के आते हैं। तो देखो जो 23J है ना उसमें अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में उसमें चैप्टर 3A के अंदर कुछ लोगों को लैंडलॉर्ड बताया गया है, उनमें से जो कंपनी ओन्ड और कंट्रोल बाय स्टेट और गवर्नमेंट है ये आता है, रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट आता है, रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ ए कंपनी ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आता है, विडो और डिवोर्स्ड वाइफ आता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन आता है, सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट नॉट एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू हिज सर्विसेज कंडीशन आता है। तो कंपनी ओन्ड और कंट्रोल बाय स्टेट और गवर्नमेंट। Under the provision of MP Accommodation Control Act with respect to fixation of standard rent, exclusive jurisdiction has been conferred। तो कौन कर सकता है स्टैंडर्ड रेंट, ये बार बार आ रहा है भाई, इसको बिल्कुल अच्छे से करने ना, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेक्शन 10 है ना, बार बार आ रहा है ना सेक्शन, फिर ये वाला क्वेश्चन सेक्शन 10 जरूर कर लेना, एमपी अकोमोडेशन का सेक्शन 12 जरूर कर लेना, 2 सेक्शन तो बिल्कुल रट के ही जाना जब आप एग्जाम में जाओगे। तो 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 12 आ गया ना 12 का क्वेश्चन, 12 सबसेक्शन 1 क्लोज एफ फॉर हुज नीड लैंडलॉर्ड कैन नॉट ऑब्टेन डिक्री ऑफ एविक्शन अगेंस्ट ए टेनेंट। तो किसकी नीड के अगेंस्ट, अपने नीड के अगेंस्ट नहीं जा सकता वो एविक्शन के लिए, अनमैरिड डॉटर, मेजर सन, या फिर अपनी वाइफ के लिए। तो इसका ऑप्शन है वो वाइफ के लिए, नीड के लिए नहीं, वो जो है एविक्शन के लिए जा सकता इस वाले क्लोज में। रेवेन्यू कोड पे आ जाओ। अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट लेजी, गवर्नमेंट लेजी के कंटेक्स्ट में क्या बात सही है। तो पहली बात है लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम विद द परमिशन ऑफ द कलेक्टर, लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर 10 ईयर्स, ये इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सेक्शन 158 का सबसेक्शन 3 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड ये कहता है कि जो ट्रांसफ़र है वो 10 ईयर्स जो के बाद ही हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड ए भूमि स्वामी कैन ट्रांसफर हिज लैंड ऑन लीज ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ। तो भूमि स्वामी अपने लैंड को कितने पीरियड से ज़्यादा तक जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये भी रट लो, ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, फॉर 1 ईयर एंड 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो इसका जो वो है सेक्शन है 168 लैंड रेवेन्यू कोड का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है लीज जब रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के लिए, नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तो कह रहे हैं कि भूमि स्वामी जो है वो अपनी लैंड को लीज के लिए 1 साल से ज़्यादा, जिसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर से ज़्यादा नहीं जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर नेक्स्ट पे आओ, हु इज़ द ओनर ऑफ ऑल लैंड्स ऑफ द स्टेट। तो कौन होगा जितनी भी स्टेट्स की लैंड होगी उसका जो ओनर कौन होगा, बहुत सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट लैंड होती है, ओनर होती है एज पर सेक्शन 57, जो कि स्टेट की लैंड की बात कर। तो ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन जो है पूछ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार्स एंड देयर ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब किस सेक्शन में। तो ऑप्शन इसका है सेक्शन 230 में ड्यूटीज़ बताई गई, इसको रट लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
अंडर सेक्शन 113 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड क्लैरिकल एरर्स मेड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेड एनी टाइम बी करेक्टेड और कोज टू बी करेक्टेड बाय, कौन करेक्ट कर सकता है? आगे ना कल क्वेश्चन किया था ना, ये सब डिविजनल ऑफिसर क्लैरिकल एरर जो है वो सही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी adjournments may be granted by the revenue officer to each party for the hearing of a case or proceedings before him? तो कितना adjournment जो है दे सकते हैं जब भी हम बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर की। तो भाई ये भी आपको रटने वाली चीज़ है, नोट मोर देन 3, और ये तो CPC में पढ़ते हैं 3 एडजर्नमेंट, ठीक है। तो 3 एडजर्नमेंट की यहाँ पर बात हुई है सेक्शन 36 ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड। Under MP Land Revenue Code, collector cannot review an order which has not been passed by himself without prior permission of, बिना परमिशन के, किसकी बिना परमिशन के? अपने ही जो ऑर्डर को है वो रिव्यू नहीं कर सकता, सॉरी जो ऑर्डर उसने पास नहीं किया था उसे रिव्यू नहीं कर सकता, किसकी परमिशन के बिना? तो इसका ऑप्शन है बोर्ड की, रेवेन्यू बोर्ड की परमिशन के बिना। 47 पे आ जाओ, अंडर MP लैंड रेवेन्यू कोड तहसीलदार कैन रेक्टिफाई रॉन्ग एंट्री मेड इन खसरा इफ एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद इन, अगर एप्लीकेशन इतने दिनों के अंदर अंदर, महीनों के अंदर अंदर मिल जाती है, टाइम पीरियड के अंदर मिल जाती है, तो तहसीलदार जो है वो रॉन्ग एंट्री को करेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो है 1 साल के अंदर अंदर उस एंट्री के, तो फिर वो करेक्ट कर सकता है। 48 पे आओ, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ वजीबुल अर्ज विद इन विच पीरियड इट कैन बी चैलेंज इन ए सिविक कोर्ट, तो एक बार वजीबुल अर्ज अगर जो है वो पास हो गई तो फिर जो है कौन उसको जो है सॉरी कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसे चैलेंज किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है 1 साल के अंदर अंदर, और इसका सेक्शन है 242 सबसेक्शन 3। अब देखो नेक्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, राम इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन ए रेलवे विदाउट ए टिकट, अंडर एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूविंग, राम के पास टिकट नहीं तो कौन प्रूव करेगा? राम ही प्रूव करेगा। तो ऑप्शन आता है 4 और सेक्शन आता है 106, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस एक्ट कहता है एन स्टेट कॉल्ड द रामपुर टी स्टेट इज सोल्ड बाय डीड विच कंटेन्स ए मैप ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड, तो ये भी ना इलस्ट्रेशन है, अगर आपने पढ़ा है ना मेरी क्लासेस तो उसमें आपको याद आया होगा, ये भी एक इलस्ट्रेशन ही है। एक स्टेट है जिसको रामपुर टी स्टेट बोलते हैं, वो एक सोल्ड डीड मतलब से डीड के थ्रू जो है वो सोल्ड की गई है, जिसके अंदर उसका मैप भी है। फैक्ट दैट लैंड नॉट इंक्लूडेड इन द मैप हैड ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द स्टेट एंड वाज मेंट टू पास बाय द डेट, दिस फैक्ट कैन बी प्रूव्ड, कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द कोर्ट्स परमिशन, प्रूव्ड बाय एज सेकेंडरी एविडेंस, तो है कैन नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। ये मैं करा था हमने, ठीक है, जब हमने पढ़ा था सेक्शन 92। स्टेटमेंट ऑफ एन इंजर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड एज डाइंग डिक्लेरेशन, हाउएवर इफ सर्वाइव्स हिज स्टेटमेंट इज एडमिसिबल, तो ये हमें पता है कि उसका जिंदा रह गया तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो है वो उसका एविडेंस एडमिसिबल नहीं हो सकता, एविडेंस एडमिसिबल हो सकता है, और इसका जो सेक्शन है सेक्शन 157 है। अंडर एविडेंस एक्ट कन्फेशन ऑफ वन अक्यूज इज एडमिसिबल इन एविडेंस अगेंस्ट को एक्यूज, तो एडमिसिबल कब होगा? एक एविडेंस, एक को अक्यूज का एविडेंस दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट, सेक्शन 30 ढंग से पढ़ लेना। इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, बिल्कुल ठीक है उत्तर। आगे भी देख लेते हैं, इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर डिफरेंट ऑफेंसेज, नो। इफ दे आर ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस बट नॉट जॉइंटली, नो। इफ दे आर ट्राइड फॉर डिफरेंट ऑफेंसेज एंड ऑल्सो नॉट जॉइंटली, बिल्कुल गलत, तो पहला ही ऑप्शन इसका ठीक होता है। 53 पे पहुंचते हैं। 53 कह रहा है भाई सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, जब एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड विल, तो रजिस्टर्ड विल को प्रूव करने के लिए या एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कॉल एटलीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेस या 1 अटेस्टिंग विटनेस या फिर नो नेसेसरी, और यही हमने कल भी करा था, इसका ऑप्शन है एटलीस्ट 1 आना चाहिए, ठीक है ना, एक बंदा कम से कम आना चाहिए। फिर है अंडर एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव, तो कौन से फैक्ट्स को प्रूव नहीं करने की ज़रूरत नहीं है? ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया, ऑल पब्लिक एक्ट्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडिया, तीनों ठीक है, तो ऑप्शन आता है ऑल ऑफ देम। इसका सेक्शन भी रटोगे क्या? बिल्कुल रट लेना, जो है सेक्शन 3 जुडिशियल नोटिस की बात होती है। ए डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एडमाइजेबल इन एविडेंस, तो डाइंग डिक्लेरेशन जो सेक्शन 32 में आती है वो एडमिसिबल होता है एविडेंस के तौर पे कब? ये भी रिपीट हुआ है, तो मैं बिना ही सारे ऑप्शन पढ़े बता दे रही हूँ। इवन व्हेन इट इज़ मेड टू पुलिस ऑफिसर एज इट इज़ रिपीट हुआ था, तो व्हेन इट इज़ मेड टू पुलिस ऑफिसर ये तभी भी एविडेंस एडमिसिबल है। आईपीसी आ जाओ,
In which of the following sets of sections the IPC even death can be caused in exercise of right of private defense of person property? तो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 100 एंड 103. 100 में तो बात करी थी कि वो पर्सन के अगेंस्ट है, और 103 के अंदर जो बात होती है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होती है, प्राइवेट डिफेंस. ठीक है ना. इफ प्रिपेयर से मार्कशीट विद एन इंटेंशन टू यूज इट एज ओरिजिनल टू सिक्योर, जब ये भी रिपीट हुआ है, नई डिटेल में जाते, फोर्जरी है. ठीक है. फिर आता है A throws acid on B and causes grievous hurts to him. अंडर IPC अब उसे लाइबल कितना मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा? तो 326A के अकॉर्डिंग लाइबल होगा वो 10 ईयर्स के लिए एज पर 2013 अमेंडमेंट. ठीक है ना. इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, हम बात कर रहे हैं, इसका उत्तर है 10 साल. इसको 10 साल की परमिशन जो है, सॉरी पनिशमेंट जो है वो मिलेगी. 59 पे आ जाओ. A who has previously convicted under the section 376. A who has previously convicted under section 376 and is again convicted under same section for imprisonment. पहले भी किया 376 ऑफेंस, अब फिर से कर दिया है, तो उसे कितना दंड मिलेगा? तो उसे उसकी जो 20 ईयर्स मिलेगा, रिमाइंडर्स ए नेचुरल लाइफ 14 ईयर्स या 30 ईयर्स. इसका सही ऑप्शन है कि उसको मिलेगा बची हुई लाइफ भी. ठीक है ना, रिमाइंडर्स लाइफ. फिर आइए, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच ए फाइन में एक्सटेंड अंडर IPC इन सच ए केस द अमाउंट टू फाइन. जहाँ पे नहीं पता हो कितना फाइन है, तो कितना फाइन मैक्सिमम दे सकते हैं. तो ये बिल्कुल इस चीज़ को रट लेना, सेक्शन 63 की बात है ये कहता है कि अमाउंट अनलिमिटेड होगी, बट इट नॉट बी एक्सेसिव. एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड होगी. अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, बट एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, मतलब वो नहीं कर सके ऐसे नहीं होनी चाहिए. अंडर IPC डिसीट इज इंग्रेडिएंट. अब डिसीट में धोखा किस कौन से क्राइम में इंग्रेडिएंट है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी या चीटिंग. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चीटिंग के अंदर डिसीट जो है सेक्शन 415 IPC में आता है. फिर सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन ए बॉक्स एंड फाइंड्स after so opening the box that there is no jewel in it under IPC has committed. देखो उसने भाई खोल तो लिया ना बॉक्स, अब उसमें नहीं मिले तो नहीं, सही होते तो चुरा के ले जाता ना. तो बताओ उसने कौन सा अटैम्प्ट किया? उसने अटैम्प्ट ऑफ टू थेफ्ट किया. ठीक है, अटैम्प्ट टू थेफ्ट किया. और ये कहाँ पे हमने पढ़े हैं, बार बार आ रहा है भाई, 511. A incites a dog to spring upon Z without Z's consent, intending to cause injury, fear or annoyance to Z. A has under IPC committed. अब बताओ, A अपने डॉग को इंसाइट करता है, तो प्रोवोक करता है कि वो Z के ऊपर कूद जाए. अब क्या होता है, अब वो जो मतलब जो Z को नहीं पता होता, उसकी कंसेंट नहीं होती, अब उससे इंजरी हो जाती है जो उसको है Z को. और अब बताओ A ने क्या किया? तो ए ने यहाँ पर किया है यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और ये भी इलिस्ट्रेशन है सेक्शन 350 का. CRPC. इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC द मजिस्ट्रेट कैन रिलीज द पर्सन प्रोड्यूस बिफोर हिम ऑन बेल. तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है सेक्शन 437 के अंदर, द मजिस्ट्रेट रिलीज कर सकते हैं पर्सन को जो उनके सामने आती है बेल पर. ये भी बार बार आ रहा है. इसका ऑप्शन है कौन सा? पहले सारे ऑप्शन पढ़ लो. इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, डज नॉट अपीयर टू बी गिल्टी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इज नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर. तो इसमें है ऑल ऑफ देम, और ये सेक्शन है 437. If a person identifying the person arrested is mentally and physically disabled, who will supervise the process of identification? अगर एक पर्सन जो है जो आइडेंटिफाई करेगा पर्सन अरेस्ट को, तो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन को कौन सुपरवाइज करेगा? तो इसमें आ जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट. कौन सुपरवाइज करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, फिर आता है इफ एनी वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A IPC इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड गिव्स इन्फॉर्मेशन.
अंडर CRPC सच इन्फॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड बाय, तो अगर कोई 326A का अपना मतलब इन्फॉर्मेशन देता है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कौन रिकॉर्ड करेगा, बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, एनी वुमेन ऑफिसर, बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इसमें है वुमेन पुलिस ऑफिसर 326A का जो है इंफॉर्मेशन देती हैं या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को या फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर को, वुमेन ही होना चाहिए, ये वाली बात है। Under CRPC, which offense it is mandatory for all government and private hospitals to provide first aid to the victim and inform the police of such incident. Very very important, और ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद ऐड हुआ था, तो 357 में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब भी किस कह रहे हैं कि कौन से ऑफेंस है जब मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल को फर्स्ट एड देनी है विक्टिम को, तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं जो कि क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट हैं, उन सब में आता है ये। अंडर CRPC एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कहाँ फाइल हो सकती है, कौन फाइल कर सकता है एक्चुअल में, तो प्ली बार्गेनिंग की जो फाइल है वो जो है वो कौन फाइल कर सकता है, एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग के लिए, और सेक्शन है 265B। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, हालांकि सेक्शन बहुत इजी है बट फिर भी कई बार हम कंफ्यूज ना हो जाए तो अच्छे से समझ लेना। सेक्शन 125 में कह रहे हैं कि कौन क्लेम नहीं कर सकता, तो लेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, डिवोर्स्ड वाइफ हु इज लिविंग इन अडल्ट्री, तो ये तो है भाई, ये तो नहीं कर सकता, वाइफ हु टेक्स डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, या ऑल ऑफ देम, तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। लेजिटिमेट चाइल्ड है आफ्टर कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, तो चारों के चारों ऑप्शन इसके अंदर ठीक है। इकोनॉमिक हार्डशिप की बात नहीं होती वहाँ पर, फिजिकली या मेंटली पर्सन नहीं कर सकता तो बात होती है। An offence is committed outside India by a citizen of India, such offence shall be inquired or tried in India with the previous sanction of, बाहर करके आया ऑफेंस, तो यहाँ पर जो है किसकी परमिशन से हो सकता है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, और ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है 188। कैन ए पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 ऑफ CRPC बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, तो अगर किसी को ट्राइड किया जा सकता है तो मतलब सेम ऑफेंस के लिए तो किया जा सकता है क्या, हाँ, विद द उस कोर्ट के कंसेंट से जिसमें कि वो डिस्चार्ज हुआ था। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन भी जरूर कर लेना कि किस कोर्ट की परमिशन से जो व्यक्ति है उसको डिस्चार्ज वापस से किया जा सकता है। 258 है, मतलब एक पर्सन जो डिस्चार्ज हो गया 258 के अंदर, उसको फिर से उस ऑफेंस के लिए ट्रायल किया जा सकता है उसी कोर्ट की परमिशन से। इसका जो ये सेक्शन है 258, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग circumstances will attract the provision of section 138 of negotiable instrument act, तो कौन सी कंडीशंस होंगी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करेंगी। पहली है चेक डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, चेक रिटर्न बाय बैंक अनपेड ऑन द ग्राउंड दैट द अकाउंट इज क्लोज्ड, चेक रिटर्न बाय द बैंक अनपेड ड्यू टू स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन बाय ड्रॉअर इन द अबव द सर्कमस्टांसेस, तो किस केस में हो सकता है 4, इसके सेक्शन 138 का जो है वो सब में आ जाएगा। फिर 139 की बात करता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द प्रिजम्पशन, सेक्शन 139 के अंदर प्रिजम्पशन क्या है, दैट द चेक वाज साइंड बाय द पर्सन हु होल्ड्स द अकाउंट, दैट द चेक वाज इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी, यही है भाई ऑप्शन, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है सेक्शन में। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हाउ मेनी डेज आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड ऑन ड्रॉअर द कोज ऑफ एक्शन अराइजेज अगेंस्ट ड्रॉअर इफ ही फेल्स टू मेक पेमेंट, तो पेमेंट नहीं करता तो भाई ये पूरा उसका प्रोसेस है, उसको बिल्कुल आप देख लेना सेक्शन 138 का अकॉर्डिंग, क्लोज सी के अकॉर्डिंग, तो उसका जो है जो तीसरा ऑप्शन है हमारा 15 डेज के अंदर तब हो सकता है। फिर लास्ट क्वेश्चन चलिए 75, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट एसेंशियल कंडीशन क्या है, तो एसेंशियल कंडीशन क्या है, द चेक वाज रिटर्न इन सिग्नेचर ऑन इट नोट मैच, बस चेक रिटर्न हुआ कि सिग्नेचर नहीं थे, रिटर्न फॉर द इनसफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट, द चेक वाज रिटर्न एज इट वाज प्रेजेंट आफ्टर एक्सपायरी, तो दो ही इसकी चीज़ें हैं, तो इनसफिशिएंट अकाउंट और अमाउंट एक्सीड्स विच आर टू बी पेड, तो जो कंप्लेंट होगी तब फाइल हो सकती है, तो किसके अकॉर्डिंग 138 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया आज का क्वेश्चन, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया है, तो नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे उसमें आ जाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।